नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका बीपीएससी स्टडी पॉइंट में। हमारा मॉडर्न इंडिया का लेक्चर सीरीज चल रहा है, जिसके अंतर्गत लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि मॉडर्न इंडिया की पृष्ठभूमि क्या है। इसके कालक्रम को समझने का कोशिश किए कि हमारे मॉडर्न इंडिया की स्टार्टिंग कहाँ से मानी जा सकती है। एग्जैक्टली इसके किसी भी स्टार्टिंग के दिनांक को कहना उचित नहीं है, जैसे 1707 या 1757, ये किसी दिनांक को कहना उचित नहीं है। वस्तुतः यह हमारे अध्ययन के सुविधा हेतु हम किसी भी दिनांक को दे देते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो हम जनरली 1707 से मॉडर्न इंडिया को मानते हैं कि 1707 से हमारा मॉडर्न इंडिया स्टार्ट होता है। चलिए, इसी क्रम में हम ये समझने में सफल रहे थे कि आखिर कौन कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसके कारण हम समझते हैं कि मॉडर्न इंडिया है। तो एक और रिवाइज कर लेते हैं। उपनिवेशवाद, आधुनिक शिक्षा, आधुनिक प्रशासन और सामाजिक सुधार, ये चार मुख्य रूप से वो परिस्थितियां हमारे सामने आई जिसके कारण हमारे यहाँ राष्ट्रवाद का उन्नति हुआ और फिर हम सबसे पहले धीरे धीरे गुलाम हुए, फिर दोबारा जब राष्ट्रवाद का उन्नति हुआ तो हम फिर धीरे धीरे स्वतंत्र हुए। तो इन परिस्थितियों के आधार पर हम मानते हैं कि हमारा मॉडर्न युग जो है भारत में स्टार्ट हो गया। हम उस समय यह भी देख रहे थे कि तत्कालीन परिस्थितियां क्या थी भारत की उस समय। तो हमने देखा था कि उस समय तीन तरीके की स्थिति थी। सबसे पहले स्थानीय शक्ति, जिसके अंतर्गत एक तो मुगल थे, जो मुगल 1707 के बाद जो मुगल बचे उनको उत्तर मुगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर मुगल काल कहा जाता है। ये कमज़ोर थे, उतने ताकतवर नहीं थे। वो देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे पूरा मुगल साम्राज्य टूट करके बिखर गया। पहला तो मुगल शक्ति थी, उत्तर मुगल काल, और उसके बाद छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य जैसे हैदराबाद, बंगाल, कर्नाटका, अवध, मैसूर, मराठा, सिख, जाट, ये सब अलग छोटे छोटे राज्य टूटकर अलग हुए। उसके बाद दूसरी विदेशी शक्ति, जिसमें 5 विदेशी शक्तियाँ आई, इसे देखेंगे। और उसके बाद ये भी देखेंगे कि किस तरीके से व्यापारिक एकीकरण हुआ और राजनीतिक लाभ के लिए संघर्ष हुआ, जिसके अंतर्गत आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की कहानी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद बंगाल को किस तरीके से अधिग्रहण किया गया, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ये भी देखेंगे हम। फिर आंग्ल मैसूर युद्ध देखेंगे, आंग्ल सिख युद्ध, मराठा युद्ध, इन सारी चीज़ों को हम क्रमवार तरीके से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज जो हमारा ये जो लेक्चर सीरीज है, इस सीरीज में हम लोग उत्तर मुगल काल के बारे में देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलिए आइए बिना लेट किए हुए हम अपने लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ या अपने सहपाठी के साथ इसे शेयर कीजिए, क्योंकि ये न सिर्फ एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बल्कि हर एक भारत के नागरिक को ये पता होना चाहिए कि आज जो हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं वो पहले किस परिस्थितियों से, किन किन परिस्थितियों से गुजरा है, किस तरीके से ये मुगलों के अधीन चला गया, कैसे कैसे ये इस पर ब्रिटिश राज स्थापित किया गया, और फिर पुनः हम लोग आज जो वर्तमान में लोकतंत्र की स्थिति है और इस वर्तमान जनजीवन में, या कहें कि वर्तमान परिस्थिति में हम किस तरीके से उभर कर सामने आए, इन सारे तथ्यों को जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, थोड़ी सी हम रिकैप कर लेते हैं मुगल काल के बारे में। आप लोगों को पता है कि 1526 आया, भारत पर आक्रमण किया। इब्राहिम लोदी उस समय लोदी वंश का शासक था और इब्राहिम लोदी को हरा दिया और 1526 ईस्वी में मुगल वंश की नींव डाली गई। ये तो हम सभी लोग जानते हैं। मुगल काल 1526 से 1707 तक चला। यूं तो कहें कि 1526 से लेकर के ये 1858 तक चला, लेकिन 1858 और 1526 के बीच में एक कड़ी आती है जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और वो कड़ी 1707 है। वो साल जो है वो मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और उस समय से जो मुगल साम्राज्य बाबर या अकबर या शाहजहां के समय में जो अपने उन्नति पर था, और खास करके कहें कि औरंगजेब के समय जो अपने उन्नति पर था, जो पूरा उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक, आइए आपको दिखाते हैं मैप में। ये देखिए, ये एक्सटेंट था, ये हमारा उस समय का मुगल साम्राज्य का ये एक्सटेंट था कि ये पूरा उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में ये देखिए यहाँ तक, इधर पूरब में आसाम से लेकर के इधर पश्चिम में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कंधार, ये पूरा एरिया भारत का था। औरंगजेब तो जिस एरिया को, जिस मुगल काल को
अकबर ने सजाया, शाहजहां ने उसे व्यवस्थापित किया और औरंगजेब उसे पूरा सर्वोच्चता दिया, वो मुगल काल जो है वो धीरे धीरे आगे जाकर के हम देखेंगे कि टूट टूट कर छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तो आइए देखते हैं वो कौन सी परिस्थितियां थी। सबसे पहले ये समझने का कोशिश करते हैं कि मुगल काल की विशेषताएं क्या थी, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं ताकि आप आगे समझने में आपको बहुत आसानी होगी। तो देखिए, मुगल काल नई संस्कृति का विकास हुआ। मुगल काल जब आए 1526 में जब आए मुगल काल, तो नई संस्कृति का विकास हुआ। एक्चुअली क्या होता था, मुगल जो शासक थे वो भारत में आए, आक्रमण किए और भारत के ही पूर्ण रूप से हो गए। यहाँ पर प्रशासनिक बदलाव और सुधार किए, प्रशासनिक बदलाव और सुधार यहाँ पर किए। भारत में अस्थायी निवास करने लगे। कहीं पहले क्या होते थे, लोग आते थे, लूटते थे, चले जाते थे, आते थे, लूटते थे, चले जाते थे, आते थे, लूटते थे, चले जाते थे। लेकिन इन्होंने एकीकृत शासन प्रणाली की व्यवस्था की। इससे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा सल्तनत काल है वो भी एकीकृत शासन प्रणाली के व्यवस्था का कार्य किया, लेकिन मुख्य रूप से मुगल काल में ये ज़्यादा जोर पकड़ा। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत ही बड़े, आप देखेंगे कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक पूरा एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य का स्थापना किया गया। अब आप समझेंगे कि जब साम्राज्य केंद्रीकृत हो, ये हमारा साम्राज्य पूरा केंद्रीकृत हो, तो अस्थायित्व मिलेगा उस साम्राज्य को, और जब अस्थायित्व मिलेगा तो इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, सैन्य व्यवस्था अच्छी होगी, लोग खुशहाल होंगे, हर तरीके से समृद्धि यहाँ मिलेगी। और वही चीज मुगल साम्राज्य में आया था। ठीक है, इसकी रक्षा प्रणाली भी मजबूत थी, यहाँ पर विदेशी आक्रमण से भी ये बचा बचाया रहा। तो इस तरीके से मुगल काल जो है वो एक बहुत ही बेहतर स्थिति में भारत को बचा करके रखने में सफल हुआ। एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। इतने बड़े भूभाग को, इतने बड़े उत्तर से लेकर के पूरब से पश्चिम तक के इतने बड़े भूभाग को बहुत अच्छे तरीके से ये कंट्रोल में रखा। तो ये मुगल काल की बहुत सारी व्यवस्थाएं थी। इसके साथ साथ सांप्रदायिक सौहार्द भी बहुत बेहतर था। अकबर हर एक धर्म के संप्रदाय के साथ समान बिहेव करता था। लेकिन धीरे धीरे जो औरंगजेब का काल आते गया, तो औरंगजेब के काल में देखिए कुछ तो चीज़ें हुई कि बहुत बड़ा भूभाग हो गया था उसका, ठीक है, जिसके कारण उस पर कंट्रोल रख पाना मुश्किल था। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ें, वो सांप्रदायिक रूप से बहुत ही कट्टर था, अर्थात सांप्रदायिक असहिष्णु था दूसरे धर्म के प्रति, जिसके कारण भी बहुत सारे दिक्कत की सामना करनी पड़ी। भारतीयों में असंतोष हुआ। उसके बाद एक और चीज़ थी कि बाकी बाद के जितने भी शासक आए वो उतने योग्य नहीं थे, या कहें कि उतने दूरदर्शी नहीं थे, जिसके कारण ये जो इतना बड़ा साम्राज्य था जिसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल हुआ। और जैसे जैसे जिसे मौका मिला, कोई बंगाल का गवर्नर बन करके जाता है, बंगाल को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर लेता है, हैदराबाद का कोई अलग कर लेता है, मैसूर अलग कर लेता है, मराठा की अलग शक्ति बढ़ जाती है। एक समय तो आप देखेंगे कि मराठा की इतनी बड़ी शक्ति हो जाती है कि मुगल शासक को मराठा पेंशन पर देते हैं। मतलब मुगल शासक को मराठा लोग जो है वो पेंशन पर बोलते हैं कि आप लीजिए पेंशन, और मराठों का पेंशन हफ्ता बन जाता है कौन, तो मुगल शासक। ये स्थिति हो जाती है। आप ये भी देखेंगे कि मराठा एक समय इस स्थिति में आ जाता है जैसे मानो भारत की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में वो उभरने लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। ये आप देख लीजिए, ये औरंगजेब के समय का ये शासनकाल है, उसका पूरा ये एरिया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि उत्तर मुगल काल की कुछ विशेषताएं तो नहीं कर सकते, हाँ इसके बारे में कुछ समझते हैं, जानते हैं। सबसे पहले, ये पूर्वजों इतना सक्षम नहीं थे, इनके पास उतनी योग्यता नहीं थी, इतनी दूरदर्शी, इतना पावर इनके पास नहीं था जो अपने पूर्वज थे उनके जैसा। जैसे औरंगजेब हो गया, शाहजहां या अकबर, इनके जैसा इनके पास सक्षम नहीं थी। उत्तराधिकार हेतु आपसी लड़ाई लड़ते थे, उत्तराधिकार के लिए कि हम राजा बनेंगे, इस चक्कर में आपसी लड़ाई लड़ते थे और आपस में ही फूट हो जाती थी। आगे चल के आप देखेंगे कि मुगल दरबार विभिन्न गुटों में विभाजित था, तुरानी गुट, तो ईरानी गुट, तो हिंदुस्तानी गुट, इस तरीके से अलग अलग गुट में विभाजित था। और कभी कोई गुट ताकतवर हो जाता था तो वो शासक बना देता था। सॉरी, आप देखेंगे कि सैयद बंधु, ईरानी गुट से ये रखने वाला व्यक्ति, वो किंग मेकर उसको कहा जाता है। 4
सम्राट को, 4 मुगल सम्राट को उसने बनाया। ये हम लोग सभी देखेंगे इसको। अमीरों के गुटों का विभाजन हो जाता है यहाँ पर, और अमीर के गुटों का विभाजन ही नहीं होता बल्कि धोखा भी चलता है। धोखे से कभी उस शासक को मरवा दिए, कभी इसको मरवा दिए, कभी उसको मरवा दिए। तो ये पूरा का पूरा मुगल दरबार जो एक शक्ति के अंदर केंद्रीकृत थी, वो पूरा का पूरा जो है वो षड्यंत्र और चालबाजी और धोखा का पूरा शिकार होने लगा। पहले जो सैनिक मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, सैनिक विजय द्वारा औरंगजेब इतना बड़ा साम्राज्य हासिल किया था, वो सैनिक विजय अब खत्म हो गया। अब उस सैनिक विजय के साथ कोई क्षेत्र विस्तार का काम नहीं हो रहा था। मराठा, सिख, राजपूत ये सब अलग विद्रोह करने लगे, क्षेत्रीय शक्तियों का अलग उदय हो गया। कूटनीति, विदेश नीति ये सब की बहुत कमी, दूरदर्शिता इसकी भी बहुत कमी। आप देखेंगे कि फारूक सियार 1717 में फरमान जारी कर देता है ब्रिटेन को, और मात्र 3000 के सालाना कर पर पूरे बंगाल में उसे फ्री ट्रेड करने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब आप समझिए कि यही तो बात हो गई ना, गैरों पे करम अपनों पे रहम, गैरों पे करम और अपनों पे भरम, यही वाली बात हो गई। फारूक सियार यही तो किया कि अंग्रेजों को फ्री ट्रेड की सुविधा दे दिया और भारतीयों को वही कष्ट, जिसको बाद में अंग्रेज उसका दुरुपयोग करने लगे। और आप देखेंगे कि प्लासी के युद्ध का पृष्ठभूमि भी बनता है वो सब चीजें। ठीक है, तो ये चीजें वो मुगल सम्राट, जबकि ऐसा नहीं था, बहुत सारे मुगल सम्राट को काफी लंबा शासन करने का मौका मिला था, लेकिन वो उस शासन को अपनी अदूरदर्शिता के कारण, अपनी नेतृत्व क्षमता की कमी के कारण उसको सही ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाए और शासन को, उस पूरे भारतवर्ष को एकीकृत रखने में असफल हो गए। और धीरे धीरे इसी तरीके से साम्राज्य विभाजित होते गया। तो ये उत्तर मुगल काल का थोड़ी सी पृष्ठभूमि हमने रखा। ये 1707 से लेकर के 1857 तक चलेगा आपको। 1707 में बहादुर शाह से लेकर के बहादुर शाह प्रथम, जो मुअज्जम के नाम से भी जाना जाता है, वो 1857 बहादुर शाह जफर, यहाँ तक चलेगा। ठीक है, अंतिम मुगल बादशाह कौन है? तो बहादुर शाह जफर है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर गौर कर लेते हैं। ये है, आप देखिए ये पूरा लिस्ट है, आप एक बार देख सकते हैं। देखिए इसे याद करने रटने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे तो वो मैं आपको बता दूंगा। बहादुर शाह 1707 से 1712 तक चला था। जहानदार शाह 1 साल के लिए बना था, 1712 से 13। उसके बाद फारूक सियार बना 13 से 19, एक अच्छा लंबा 6 साल के शासन किया। उसके बाद मोहम्मद शाह, ये तो काफ़ी लंबा शासन किया, 1719 से लेकर के 1748। इसी के दौरान नादिर शाह का आक्रमण भी हुआ था और तख्ते ताश और कोहिनूर हीरा को भारत से उठा करके लेकर चले गया था। 1739 में आक्रमण हुआ था। ठीक है, उसके बाद अहमद शाह बनता है 1748 से 1754 तक। फिर आलमगीर द्वितीय बनता है, ये 1754 से लेकर के 1759 तक। आपको पता होगा प्लासी की लड़ाई के समय आलमगीर ही मुगल बादशाह था। हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि प्लासी की लड़ाई के समय मुगल बादशाह कौन था, तो आलमगीर था। उसके बाद शाह आलम द्वितीय बनता है, बक्सर के युद्ध के समय शाह आलम द्वितीय था। फिर अकबर द्वितीय बनता है। आपको पता होगा अकबर द्वितीय जो है वो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था, और राजा राम मोहन राय को बोला कि जाओ भाई थोड़ा ब्रिटेन में जाओ और मेरा पेंशन और पदवी ये सब को थोड़ा बचा दो और बढ़वा दो। इसके लिए राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा था इन्होंने, जहां राजा राम मोहन राय की वहीं ब्रिटेन में ही मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय जिसको कहते हैं, और चूंकि जफर नाम से उपनाम से ये कविता और शायरी लिखा करता था, इस कारण जफर टाइटल लग गया। तो बहादुर शाह जफर, ध्यान रखिएगा। कई बार पूछा जाता है कि बहादुर शाह जफर किस नाम से कविता लिखता था, तो जफर नाम से, याद रखिएगा। तो ये बहादुर शाह जफर इसका टाइटल हो गया, और ये लास्ट मुगल एम्पायर था। ये हम देख लिए, एक लिस्ट है, रफ लिस्ट है, आप ध्यान रखिएगा इसके क्रोनोलॉजी को थोड़ा सा। सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम से मुअज्जम, जब अंग्रेज मरा, देखिए जितने भी उत्तर मुगल काल के शासक हुए उस सब में बहादुर शाह प्रथम सबसे ज्यादा योग्य था। आखिर हो भी क्यों ना, थोड़ा सा तो प्रभाव पड़ेगा ना अपने पूर्वज का, क्योंकि औरंगजेब उतना सही था और योग्य था। एक तरह से कहा जाए तो औरंगजेब हाँ योग्य था, तो औरंगजेब का कुछ तो पूर्वज का प्रभाव पड़ेगा।
जस्ट अभी औरंगजेब के बाद उसका बेटा बना। तो बहादुर शाह प्रथम जो था, जिसका नाम मुअज्जम भी था, वो एक योग्य और एक बेहतर व्यक्ति था, जो चाहता तो शासन को संभाल सकता था, लेकिन ये शासन को पूरा ढंग से अच्छे तरीके से संभाल नहीं पाया, यद्यपि इसने प्रयास किए। चलिए देखते हैं। तो जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसका 3 बेटा था, मुअज्जम था, मोहम्मद आजम था और मोहम्मद कमबख्त था। ये तीनों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष हो गया और उस संघर्ष में बहादुर शाह विजय हुआ। आप ऐसे भी नाम सकते हैं, बहादुर है तो बहादुर शाह की विजय हो गई और बहादुर शाह विजय हो गया। और इसमें गुरु गोविंद सिंह का भी हाथ था, मदद किया था उन्होंने, गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, तो ये बहादुर शाह की विजय हो गई, बहादुर शाह बन गया। पहले इसका नाम मुअज्जम था, अब वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से 1707 में राजगद्दी संभाल लिया। आपको बताए कि यह एक योग्य और विद्वान व्यक्ति था, लेकिन सारा कुछ था, लेकिन ये बेखबर होता था। इसे शासन से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था, वो आराम से आराम परस्ती वाला जीवन जीता था। इसी कारण बहादुर शाह को शाहे बेखबर भी कहा गया। मतलब था योग्य व्यक्ति, चाहता तो सब कुछ संभाल लेता, लेकिन ये बेखबर था, उतना कोई मतलब नहीं था। कोई पूछता हाँ सर ये काम कर दें, तो हाँ जाओ कर दो, कोई ज़्यादा फर्क इसे पड़ने वाला नहीं था। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें इन्होंने अच्छी की। सबसे पहला, औरंगजेब के समय मराठा का जो असली वारिस था, या यूँ कहें कि जो साहू जी थे मराठा के, उसे कैद कर लिया गया था, साहू जी को। वो 1707 में बहादुर शाह ने साहू जी को छोड़ दिया। अब आप समझिए कि क्यों छोड़ दिया। क्योंकि ये चाहता था कि मराठों के साथ हमारा मेल मिलाप की नीति हो। ये नहीं चाहता था कि हम मराठों से दुश्मनी लें और फालतू का ये करें। तो बहादुर शाह प्रथम जो था वो मराठों से, आप देखेंगे सिखों से, ये सबसे मेल मिलाप की नीति को ये किया। गुरु गोविंद सिंह से इसकी अच्छी संबंध थी। बाद में आप देखेंगे कि बहादुर शाह प्रथम मर भी गया वो सिख के कारण ही, क्योंकि बंदा बहादुर से इनका पंगा हो गया था और बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने विद्रोह करने के लिए बहादुर शाह प्रथम गया और वहां पर इसकी मृत्यु हो गई थी। और उस बंदा बहादुर को बाद में फारूक सियर मरवा देता है। फारूक सियर कौन? फारूक सियर मरवा देता है बंदा बहादुर को, आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये मेल मिलाप की नीति, साहू जी को छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया कि साहू जी को छोड़ दिया लेकिन राजा के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया। इस कारण जब साहू जी यहाँ से मराठा गए तो वहाँ पे ऑलरेडी ताराबाई, ठीक है ना, वहाँ पे ऑलरेडी ताराबाई संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थी और ताराबाई वर्सेज साहू जी लड़ाई हो गया और बाद में बालाजी के मदद से साहू जी जीत गए और फाइनली साहू जी मराठा के सरदार बन गए। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे होता है क्या कि सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाई, ये हमने देख लिया, और बंदा बहादुर के विरुद्ध युद्ध करते समय ये मारा गया। इस तरीके से बहादुर शाह प्रथम का कहानी खत्म होता है 1712 में। ठीक है, योग्य व्यक्ति था। इसमें क्वेश्चन बस यही पूछा जाता है कि बहादुर शाह प्रथम को किस उपनाम से जाना जाता है, तो शाहे बेखबर से, आप ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद देखिए, उत्तर मुगल काल के जितने भी शासक आए तो कोई साहेब बेखबर के नाम से जाना जाएगा, तो कोई लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाएगा, तो कोई रंगीला बन जाएगा। यही कहानी चलती रहेगी और धीरे धीरे इन लोगों को शासन से कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहा और इतना बड़ा आप साम्राज्य कर लिए हैं और इसके देख रेख के लिए आपके पास ताकत नहीं है, तो वो तो लूटना ही लूटना है। एक कहा जाता है कि प्रोस्पेरिटी नेवर लिव्स विथ वीकनेस। प्रोस्पेरिटी, संपन्नता जो है वो कमजोरी के साथ कभी नहीं रहती। और यहाँ पर मुगल साम्राज्य तो पूरा संपन्न था, लेकिन बाद के शासक आ गए कमजोर, तो कहाँ से रहना था, टूट करके तो बिखर ही जाना था ना। तो जब बहादुर शाह की मृत्यु हुई, वहाँ पर 3 लोगों के बीच में फिर लड़ाई हो गया, 4 लोगों के बीच में फिर लड़ाई हो गया कि कौन गद्दी पर बैठेगा। जहांदार शाह, अजीमुन शान, रफ़ी शान और जमना शाह, इनके बीच में उत्तराधिकार को लेकर के क्या हो गया, लड़ाई हो गया, क्योंकि ये आपस में लड़ते रहते थे। वहाँ पर जुल्फिकार खां एक व्यक्ति था, एक अमीर था जुल्फिकार खां, इसके सहयोग से जहांदार शाह विजयी हो गया, जीत गया और जहांदार शाह 1712 में शासक बन गया। अब बन तो गया शासक, लेकिन इसके पास वो क्वालिटी तो थी नहीं। फिर भी
इसने कोशिश किया कि हिंदू और मराठों के साथ में हमारा मैत्रीपूर्ण संबंध रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो, और इसने अमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा सवाई की उपाधि दी। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कभी कभार पूछ देता है कि अमेर के राजा जय सिंह को किसने मिर्जा सवाई की उपाधि दी, तो जहांदार शाह ने। ये जजिया पर रोक भी लगाया, ठीक है। और साहू जी को, जो मराठा का सरदार था साहू जी, इसको चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दे दिया कुछ शर्तों पर। बोला कि ठीक है भाई, आप वहां पर जाइए और चौथ सरदेशमुखी वसूल सकते हैं। आप देख रहे हैं एक समय कहाँ अकबर कहाँ औरंगजेब पूर्ण रूप से अपने आप पर पूरा कंट्रोल करता था, और ये बाद के शासक जो है वो एक समन्वय और कोऑर्डिनेशन के नीति पर आ गए। हाँ, इन्होंने एक और चीज किया कि वित्तीय व्यवस्था के सुधार के लिए इजारेदारी व्यवस्था किया। इजारेदारी का मतलब क्या है कि जमीन का जो पीस ऑफ लैंड होता है उसको किसी को कुछ समय के लिए पट्टे पर दे देना और बोलना कि भाई इसका राजस्व फिर हमको देना, तो वो इजारेदारी प्रथा कहलाती है। तो इसने एक स्पेशल इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। ये हो गया जहांदार शाह, इसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद हमारे आते हैं फर्रुखसियर। आप जो आप देखे अभी पहले कि ऊपर में यहाँ पे आप देखिए एक लाइन, यहाँ जो जहांदार शाह, अजीमुन शान, रफीउल शान, जमना शाह, ये जो लड़ाई हुआ था तो अजीमुन शान हार गया था यहाँ पे, और इसी का बेटा है फर्रुखसियर। कौन है? इसी का बेटा है फर्रुखसियर। और यही फर्रुखसियर जहांदार शाह को 1713 में मारकर अपने पिता के हार का बदला लेता है और बादशाह के रूप में गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है। तो किसके सहायता से? ध्यान रखिएगा, जो जहांदार शाह था वो जुल्फिकार खां के सहायता से बना, और ये जो है फर्रुखसियर वो सैयद ब्रदर के सहायता से बना। सैयद ब्रदर को किंग मेकर भी कहा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। उनका नाम सैयद ब्रदर का क्या था? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। कई बार नाम पूछ लिया जाता है तो याद रखना, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। अब ये फर्रुखसियर को मदद किए जहांदार शाह को मारने में, और फर्रुखसियर को बना दिया गया राजा। लेकिन भले ही ये राजा बना, लेकिन फर्रुखसियर को ये चीज़ पता था कि भाई हम तो इनके बदौलत बने हैं और कोई गारंटी नहीं है कल के डेट में हमको भी मरवा दें। तो ये अविश्वास की बात इनके अंदर, फर्रुखसियर के अंदर अविश्वास घर कर बैठा, और ये सैयद बंधु के अगेंस्ट में षड्यंत्र रचने लगा। और इस षड्यंत्र का पता चल गया सैयद बंधु को, और बाद में फर्रुख को ही मरवा दिया। बोला कि तू मेरे अगेंस्ट में षड्यंत्र करेगा, हम तुम्हें राजा बनाए और तू हमें मारेगा। और इसी कारण फर्रुखसियर को 1719 में मरवा दिया गया। और आपको एक और चीज़ बताते हैं, फर्रुखसियर को मरवाने के लिए मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ सैयद बंधु का मदद किए थे। कई बार क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि फर्रुखसियर को मरवाने के लिए सैयद बंधुओं की मदद किसने की? तो मराठा के पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने की। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब एक ही चीज और, जब फर्रुखसियर शासक बना तो वो खुश था शुरू में कि सैयद बंधु के कारण हम बन गए, तो अब्दुल्ला खां को वजीर बना दिया और हुसैन अली को मीर बख्शी जो है सैनिक प्रधान होता था, मीर बख्शी बना दिया, और वजीर जो है और राजस्व विभाग का या प्रधानमंत्री कहते थे उसे, तो ये बना दिया, ठीक है। हाँ, आपको पहले ही बताया कि फर्रुखसियर बंदा बहादुर को मृत्युदंड दिया था, तो ये बंदा बहादुर को मृत्युदंड दे दिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि बंदा बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था? तो फर्रुखसियर ने दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 1717 में अंग्रेजियों को फरमान जारी करने वाला यही शासक था, जिसके बाद धीरे धीरे अंग्रेज का पैर भारत में पसरने लगा। अपने लोगों की जान मार करके ये दूसरे, मतलब वही वाली बात हो गई कि अपनों पे भरम गैरों पे करम, अपना घर बर्बाद करके दूसरे को आबाद करने में लग गया। और यहीं से भारत पर अंग्रेजी हुकूमत का स्टार्टिंग धीरे धीरे अब लगने लगा कि हाँ, अब अंग्रेजी जो है भारतीयों के साथ में मजा लेने लगेंगे और खेल करने लगेंगे। और ये जो फरमान इशू किया, इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मतलब इतना बड़ा अधिकार, मैग्ना कार्टा कहने का मतलब इतना बड़ा अधिकार उस ब्रिटिश कंपनी को न कभी मिला था और न कभी मिलने वाला था। पूरा बंगाल में मात्र 3000 रुपये पर पूरा राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया गया। उसके बाद फिर इधर सूरत में,
हैदराबाद में, इन सब जगहों पर कुछ छोटे छोटे नॉमिनल टैक्सेस के बदले इनको पूरा का पूरा फ्री टैक्स, फ्री ट्रेड करने की छूट दे दी गई। और बाद में अंग्रेज इसका बहुत ही दुरुपयोग करते हैं। ठीक है, सैयद बंधुओं द्वारा मार दिए गए। उसके बाद सैयद बंधु, रफ़ी उर दुर्जात और रफ़ी उद्दौला, दो आदमी को, दो शासक को गद्दी पर बैठाया, लेकिन दोनों एक एक साल के अंतराल में मर गया। दोनों ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाया और फाइनली मोहम्मद शाह शासक बनता है। अगला शासक कौन बना? तो मोहम्मद शाह बना। तो इस चलते आप देख रहे हैं कि सैयद बंधु 4 लोगों को शासक बनाता है। पहला तो फर्रुखसियर को, बाद में यही मरवा देता है, बाद में रफ़ी उर दर्जात, रफ़ी उर दौला और मोहम्मद शाह। यहाँ तक सैयद बंधु किंग मेकर की भूमिका निभाता है और बहुत बोलबाला रहता है सैयद बंधु का। ठीक है, इस सैयद बंधु का पंगा होता है किसके साथ? तो हैदराबाद के जो निजाम होते हैं चिनकलिच खां, उनके साथ इनका पंगा होता है। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। हाँ, फर्रुखसियर को घृणित कायर भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं मोहम्मद शाह के बारे में। मोहम्मद शाह थी। ठीक है, तो 1719 से लेकर के 1748 तक, आप समझ रहे हैं कितनी लंबी शासन थी। 29 साल का शासन इसका। 29 साल कोई लगातार शासन करे तो संभव नहीं है क्या कि पूरा साम्राज्य को एकीकृत कर लिया जाए? लेकिन ये दिन भर रंगरलियों में डूबा रहता था और बहुत ही बेकार शासक साबित हुआ। लेकिन हाँ, एक चीज था यहाँ पे, ये जो है वो स्थिति इनकी बहुत, संस्कृति की स्थिति बहुत अच्छी थी, कल्चर बहुत डेवलप हुआ था इनके शासनकाल में। ख्याल गीत का प्रतिपादक माना जाता है और उर्दू इनका कोर्ट लैंग्वेज बन गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, मोहम्मद शाह रंगीला जो है वो गीत में काफ़ी अच्छा था। रंगीला करने का मतलब गाने बजाने का शौक थोड़ा ज़्यादा था इसके पास में। तो यहाँ पर संस्कृति, कल्चर का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ था। ठीक है ना, ख्याल गीत का प्रतिपादन इन्होंने किया था। ठीक है, तो ये इन चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। भले ही प्रशासन में ये आगे नहीं हो पाए, लेकिन इन चीज़ों में थोड़ा सा, संस्कृति में, कल्चर में, उर्दू को कोर्ट लैंग्वेज बनाना, ख्याल गीत का प्रतिपादन करना, इन चीज़ों में मोहम्मद शाह रंगीला। अब रंगीला है तो नाच गान में तो ध्यान रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर मुगल साम्राज्य तेजी से पतन की ओर जाने लगी। अब तेजी से पतन की ओर जाने लगी कहने का मतलब क्या हुआ? हमारा ये भारत है, आइए एक बार नक्शा देख लेते हैं। कहाँ गया? सॉरी, एक मिनट। हाँ, हमारा ये भारत था। ठीक है, अब आप देखेंगे कि 1724 में पहली बार हैदराबाद टूट करके अलग होने लगा। ये देखेंगे आप यहाँ, सॉरी, आप यहाँ पर देखिए कि ये हैदराबाद ये टूट गया 1724 में। बंगाल अलग हो गया, अलग नहीं हो गया, बल्कि देखिए ये जितने भी राज्य अलग हो रहे थे वो डायरेक्टली ये नहीं कर रहे थे कि हम मुगल से अलग हैं, बल्कि मुगल को अपना हेड मानते हुए स्वतंत्रता कायम किए थे, एक स्वायत्त राज्य की स्थापना किए। तो धीरे धीरे ये सारी शक्तियां जो है ना वो टूटने लगी और अलग होने लगी। तो यहाँ पर मोहम्मद शाह रंगीला के समय में सबसे पहली बार पूरा साम्राज्य जो है वो पतन की ओर सबसे तेज गति से चलने लगा। समझ रहे हैं आप? ये हमेशा रंगरलियों में व्यस्त रहता था और यहाँ पर जो मोहम्मद शाह रंगीला जो आए तो उसके बाद राज्यों में लोगों को प्रश्रय ज़्यादा बढ़िया नहीं मिला, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला को शासक बनाने के समय निजामुल मुल्क काफ़ी मदद किया था। सॉरी, शासक बनाने के लिए नहीं, बल्कि सैयद बंधुओं को मारने के लिए निजामुल मुल्क काफ़ी मदद किया था। तो उसको लगता था कि हमें कोर्ट में, मुगल दरबार में काफ़ी अच्छी स्थिति प्राप्त होगी और बादशाह हमसे बहुत खुश रहेगा और बहुत बेहतर पद पर हम प्राप्त करेंगे, बहुत बेहतर पद को। लेकिन कुछ दिन तक तो सही स्थिति रहा, निजामुल मुल्क अच्छे कंडीशन में रहा। बाद में निजामुल मुल्क जो है वो उतना बढ़िया प्रतिष्ठा इसको नहीं मिलने लगा, इसे इग्नोर किया जाने लगा। तब निजामुल मुल्क उदास होकर के वो दौलताबाद की ओर बढ़ा और फाइनली 1724 में एक नया राज्य हैदराबाद, एक स्वायत्त राज्य की स्थापना की इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं मुगल सम्राट तेजी से पतन की ओर चल रही थी, अलग अलग स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ,
निजामुल मुल्क की मदद से सैयद बंधुओं की हत्या कर दी गई। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक घटना होती है 1739 में। कब? 1739 में नादिर शाह आक्रमण करता है। सारे लोग जानते हैं नादिर शाह के आक्रमण के बारे में कि नादिर शाह आक्रमण करता है और भारत को लूट करके ले जाता है। करीब 70 करोड़ रुपया भारत से लूटता है। कितना? 70 करोड़ रुपया लूटता है भारत से। आप समझ रहे होंगे कि कितनी बड़ी रकम थी 70 करोड़ उस समय 1739 में। आज से 250 साल पहले, 250 या 300 साल, लगभग 300 साल पहले मान के चलिए। और वहीं साथ में मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस जिसको कहते थे, और कोहिनूर हीरा ले गया। बाद में ये कोहिनूर हीरा अफगानिस्तान, यही नादिर शाह के वंशज था शाह शुजा, वो शाह शुजा रंजीत सिंह को दिया और रंजीत सिंह से फिर अंग्रेजों, मतलब सिखों से अंग्रेजों ने ले लिया और वो अभी महारानी विक्टोरिया के ताज पर वो सुशोभित है। देख लीजिए। तो इस तरीके से ये कोहिनूर हीरा घूमते रहा। अब देखिए यहाँ पर नादिर शाह का आक्रमण जब हुआ तो अवध से नवाब पहले अवध पर गया। अवध के नवाब बोले कि अरे यार, अवध में क्या कर रहे हो, आप जाओ ना मुगल में जाओ और मुगल दरबार में दिल्ली को लूटो, बहुत पैसा है दिल्ली में। और वो वहाँ से अवध के बाद फिर दिल्ली आया और कत्लेआम मचाते रहा, कई दिनों तक कत्लेआम मचाते रहा, लूटते रहा। ठीक है, तो इस तरीके से कत्लेआम किया गया था उस समय। उसके बाद करनाल का युद्ध हुआ, किसके बीच? मुगल और नादिर शाह, 1739 में। वही इसी समय मुगल और नादिर शाह के बीच में करनाल का, कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि करनाल का युद्ध कब हुआ, तो 1739 में मुगल और नादिर शाह के बीच में। उसके बाद इसी समय अहमद शाह अब्दाली द्वारा भी लूट किया गया। और आपको पता होना चाहिए कि पानीपत का तृतीय युद्ध जो 1761 में लड़ा गया था मराठों और अब्दाली के बीच में, वो भी इसी अहमद शाह अब्दाली, जो नादिर शाह का उत्तराधिकारी था, या यूं कहे कि नादिर शाह से ही रिलेटेड रखता था वो। और वो 1748 से लेकर के 1767 तक के कम से कम 8 बार आक्रमण किया है। आप समझ लीजिए कि यहाँ पर लोग आते थे। भारत की क्या स्थिति थी पहले, भारत में इतने पैसे थे कि क्या बताया जाए। यहाँ पर बहुत स्थिति अच्छी थी क्योंकि शुरू में भारत व्यापार में एकाधिकार रखता था, भारत से व्यापार होती थी। और जब यूरोप के कंट्रियों में व्यापार किया जाता था भारत से, उस समय यूरोप के पास में कुछ देने के लिए नहीं था, विनिमय की वस्तु कुछ नहीं था। और इस चक्कर में बुलियन में व्यापार किया जाता था। बुलियन कहने का मतलब सोना चांदी, प्रीशियस मेटल में। और इस तरीके से भारत से जितने भी सामान जाते थे, जैसे कपड़ा हो गया, जाते थे, और उधर यूरोपीय कंट्री से सोना चांदी के रूप में भारत आता था। और भारत एक ऐसे ही सोना का चिड़िया नहीं कहलाता था, बल्कि यहाँ पर बहुत, आप कह सकते हैं कि सोना चांदी का भंडार यहाँ पर हो गया था। अब 1700 हम लोगों ने देखा अभी कि हमारा जो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था, वो 1719 से लेकर 1748 तक बना। अब 1748 में अहमद शाह बहादुर बना। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा कोई खास इसकी घटनाएं नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि अहमद शाह अब्दाली द्वारा इसके शासनकाल में बहुत बार आक्रमण किया गया। उसके बाद आता है 1754 से 58 आलमगीर द्वितीय। इसका भी बहुत ज़्यादा कोई स्थिति नहीं है, ये खुद शरणार्थी रहता है अवध में, सॉरी ये नहीं रहता है, इस समय ये नहीं रहता है, ये प्लासी के युद्ध के समय दिल्ली का शासक होता है। इसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यही है कि जब प्लासी का युद्ध हो रहा होता है बंगाल में, उस समय दिल्ली का ये शासक होता है। अब आप देखिए कि बंगाल में युद्ध हो रहा है और मुगल सम्राट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये स्थितियां थी कि एकदम कमजोर होते जा रहे थे, कोई मतलब नहीं था उन्हें शासन से, राजकाज से कोई मतलब नहीं था। उसके बाद आता है शाह आलम द्वितीय, अली गौहर जिसे कहते हैं। ये अपने वजीर के डर से कि कहीं मार न दे, ये अवध में शरण लिया हुआ था। अवध का शासक उस समय कौन था? सुजाउद्दौला। कौन था उस समय शासक? सुजाउद्दौला। तो सुजाउद्दौला के पास में ये शरण लिए हुए था। इसका शासनकाल कब से कब तक है? 1759 से लेकर के 1804। 1761 में इसी के समय पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई, जिसमें अहमद शाह अब्दाली वर्सेज मराठा। इस समय तक मराठा की शक्ति बहुत बढ़ गई थी और ये मुगलों के ऊपर भी डोमिनेट करने लगे थे। इस कारण अहमद शाह अब्दाली और मराठा का युद्ध हुआ। बाद में हम लोग देखेंगे, इसकी चर्चा करेंगे कि कारण क्या था।
क्योंकि उसके वजीर को अपदस्थ कर दिया गया था और पंजाब का गवर्नर था अहमद शाह अब्दाली का बेटा राजकुमार तैमूर, इसे मराठों ने मिलकर के अपदस्थ कर दिया था। इस कारण अहमद शाह अब्दाली गुस्सा में आ गया और मराठा पर आक्रमण कर दिया। फिर इसी शाह आलम द्वितीय के समय में शाह आलम गौहर, जिसे अली गौहर भी कहते हैं, इसके समय में बक्सर का युद्ध हुआ और इसमें सामूहिक रूप से 3 सेना, बंगाल का नवाब प्लस अवध प्लस मुगल, ये 3 सेना आपस में मिले हुए थे और तीनों हार गए ब्रिटेन से, ब्रिटिश सेना से। तो यहाँ पर सामूहिक रूप से ये जो पूर्ण रूप से और सामूहिक रूप से कहें तो हार गए और इसी के बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का नींव पड़ता है। इसे आगे देखेंगे हम लोग बाद में, अभी बस थोड़ा थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछ देता है कि बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था, प्लासी के युद्ध के समय कौन था, ठीक है। उसके बाद इसे अपदस्थ कर दिया गया था मुगल सम्राट को। तो बाद में मराठा सरदार महादजी सिंधिया द्वारा इसे पुनः दिल्ली पर बैठाने का प्रयास किया गया, परंतु उतना सफल नहीं हो पाया और फाइनली 1803 में ब्रिटिश स्वयं दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 1803 में ब्रिटिश पर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और जो मुगल सम्राट थे वो सिर्फ एक प्रतीक मात्र शासक रह गए, क्योंकि जनता जो सालों से देखते आ रही थी सम्राट शासक, ठीक है ना, बादशाह, तो वो बस जनता के दिमागों पे राज चलता था, बाकी इनका राज पूर्ण रूप से खत्म हो गया था और इनका जो क्षेत्र था वो सिर्फ लाल किला तक सीमित होकर के रह गया था। और अली गौहर की पेंशन के दौरान ही मृत्यु हो जाती है। ये हो गया 1759 से लेकर के 1806 तक के हमने देख लिया। कि अकबर द्वितीय के समय में जो पूरा का पूरा जो मुगल का क्षेत्र था वो लाल किला तक सीमित होकर के रह गया था। कहाँ तक सीमित होकर रह गया था? तो ये पूरा का पूरा लाल किला तक ही पूरा क्षेत्र जो है वो सीमित होकर के रह गया था, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक और चीज देखते हैं कि एक मिनट होल्ड कीजिएगा, कहाँ गया? हाँ, यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि अंग्रेजों के संरक्षण से में आने वाला सबसे पहला मुगल बादशाह भी कौन था? तो अकबर द्वितीय था। और इतना ही नहीं, इनकी पेंशन भी बहुत कम कर दी गई और इनको पदवी से भी हटा दिया गया कि अब आप मुगल बादशाह के रूप में नहीं जाने जाएंगे। और यही जब पदवी से हटा दिया और पेंशन की रकम कम हो गई तो ये राजा राम मोहन राय को बोले कि आप जाइए इंग्लैंड, मेरे लिए थोड़ा व्यवस्था कीजिए और मेरे कुछ पैसा पेंशन बढ़वा दीजिए और मेरी कम से कम पदवी और इज्जत तो रखवा दीजिए, हमसे पदवी न छिनवाइए, इसके लिए आप जाइए अंग्रेजों से बात कीजिए। और इन्होंने ही राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अकबर द्वितीय हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है वो लास्ट एम्पेरर है बहादुर शाह द्वितीय, अर्थात जिसे हम बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। ये बहादुर शाह जफर 1837 में मुगल बादशाह बना और 1857 तक रहा, अर्थात भारत की स्वतंत्रता संग्राम जो हुई, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो का नेता कौन था? तो बहादुर शाह जफर ही था। उस समय जो जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उस समय के, उन्होंने अपना नेता किसे चुना? तो बहादुर शाह जफर को, क्योंकि उस समय भी लोगों पर राज करते थे, लोगों को लगता था कि नहीं, मुगल सत्ता स्थापित होनी चाहिए, यही हमारे राजा हैं। और आप देखेंगे कि 1857 की क्रांति का मुख्य नेता बहादुर शाह द्वितीय अर्थात बहादुर शाह जफर थे। ये जफर उपनाम से शायरी भी लिखा करते थे, जिसके कारण इनका टाइटल लग गया बहादुर शाह जफर, ठीक है। ये लाल किला स्थित हीरा महल का निर्माण करवाए थे, याद ध्यान रखिएगा, लाल किला स्थित हीरा महल का इन्होंने निर्माण करवाया था। और ये अंतिम मुगल सम्राट थे। 1857 के दौरान ये संग्राम का नेता भी यही थे। और जब 1857 में भारतीयों की हार हो गई तो अंग्रेजों ने इन्हें निर्वासित करके रंगून भेज दिया। कहाँ भेज दिया? रंगून भेज दिया। और वहीं 1862 में इनकी मृत्यु होगी। और बहादुर शाह जफर के लिए बोला जाता है कि बहादुर शाह जफर इतना बदनसीब था कि मरने के बाद इसे मातृभूमि में 2 गज जमीन भी नहीं मिल पाया। तो ये लाइन भी बहादुर शाह
द्वितीय के लिए या अर्थात जफर के लिए बोला जाता है, क्योंकि इनकी मृत्यु भी विदेश में हुई, मातृभूमि में इनको 2 गज जमीन भी नहीं मिल पाया। ठीक है, तो ये थे हमारे पूरे के पूरे उत्तर मुगल शासक के बारे में, हमने सारी कहानियों को बता दिया आपको। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप किताब पढ़िए, क्योंकि बुक आफ्टर ऑल सबसे बड़ा कुंजी किताब ही होता है। कुछ चीज़ें होती है, वैसे तो हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर करने का कोशिश किया है, फिर भी आप किताब जरूर पढ़िएगा। चलिए, अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है ना, सब्सक्राइब कीजिए। अभी ये हमारा फैक्चुअल डेटा था, हम लोग आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि क्षेत्रीय राज्य कैसे कैसे उदय हुआ क्षेत्रीय राज्य का, और उसके बाद हमारा फिर कॉन्सेप्चुअल डेटा स्टार्ट होगा कि क्या कारण था कि पूरे ब्रिटिश कंपनियां या यूरोपियन कंपनियां भारत में आई और कैसे कैसे एक एक करके भारत को अपने गुलामी की तरफ खींचने लगी। तो ये कॉन्सेप्चुअल डेटा हम लोग आगे धीरे धीरे करके देखेंगे। ये आप देखिए। चलिए, हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत।